गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। साहिल, प्रियंका, आकांक्षा, रोहित, सबको क्लास दिख रही है? अनुज, हाँ जी, क्लास दिख रही है आप लोगों को? हाँ, बता दो। आवाज वगैरह आ रही है? बता दिया करो आते के साथ ही आपको ना, ठीक है? ताकि मुझे चीजें क्लियर हो जाए। मेला आंचल भाग 3। मेला आंचल का पहले सामाजिक पक्ष देख लेते हैं, ठीक है? सामाजिक पक्ष, सामाजिक पक्ष के अंतर्गत जो होती हैं, यानी कि समाज में क्या क्या चीजें थी, है ना? यानी समाज के विभिन्न आयाम, समाज के विशाल। क्लास की स्टार्टिंग में ही आते ही तुम नोट्स ये नहीं दिया, कॉपी चेक नहीं करी, ठीक है, नहीं दिया। आपको भी पता है कि मैं सुबह से शाम तक यहाँ पर क्लासेस ले रही हूँ, नहीं मुझे हैंड रिटन बनाने का अभी समय नहीं मिल पाया, तो क्लास की शुरुआत में ही प्लीज मत पूछा करें इस तरीके के सवाल। दे दूंगी मैं उसको, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं तुरंत दे दूंगी आपको, है ना? जो दिया है क्या आप वो सब पढ़ लिए हैं? सारी चीजों की आपको समझ हो गई है जितनी चीजें दी हैं? नहीं हो पा रहा है, नहीं मिला है समय, आज जाके सबसे पहले वो नोट्स ही मैं आप लोगों को अपलोड कराती हूँ, ठीक है? समाज के डिफरेंट डिफरेंट आयाम हो सकते हैं, राइट? यानी कि यहाँ पर जो सोसाइटी है उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकते हैं, आयाम हो सकते हैं। जैसे समाज में नारी की क्या स्थिति है, समाज में धर्म की क्या स्थिति है, अंधविश्वास का लेवल कितना है, ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, राइट? अब इसी में लिखिए सबसे पहले मेरीगंज में नारी की स्थिति। मेरीगंज के अंदर नारी की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, उस चीज पर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है जी? हालांकि हालांकि मेला आंचल में रेणु ने मेला आंचल में रेणु ने नारी को प्रत्यक्ष रूप से, नारी का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं किया है, परंतु कई प्रसंगों के माध्यम से, कई प्रसंगों के
माध्यम से नारी का वर्णन करते हुए इसकी स्थिति को दयनीय ही बताते हैं। ठीक है, दयनीय ही बताते हैं। मतलब हालांकि यहाँ पर रेणु जी एक कंप्लीट प्रसंग उसका नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं नारी का, परंतु जब भी इस प्रसंग को दिया है तो यहाँ पर काफी दयनीय स्थिति नारी की बताई है। जैसे 2-3 प्रसंगों का आप यहाँ पर वर्णन लिख लीजिए। लिखें इसमें कि नारी को दूसरे के ऊपर आश्रित, परतंत्र तथा लिखें निम्न स्थिति का बताया गया है। यहाँ पर यदि किसी के घर में गरीबी है, आर्थिक रूप से दिक्कत है, ठीक है, विशाल आज दे दूंगी शाम तक मैं, ठीक है, और आते ही मत बोला करो, बाद में बोल दिया करो जो बोलना है आप लोगों को। कॉपी चेक नहीं हुई है, आपका मेल आया था मुझे कई सारे कॉपी के लिए भी, क्योंकि ऑफिस काफी डिस्टेंस पे है तो चीजें नहीं हो पा रही हैं, डेली समअप नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए कुछ करना होगा मुझे, है ना। तो थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, आप ही समझेंगे और तो कोई नहीं समझेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थिति को कैसा बताया गया है, एक तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है यहाँ पर नारी। आपने पढ़ा होगा, है ना, किस किसने पढ़ा है, किस किसने पढ़ा है बताए थोड़ा सा, किस किसने इसे पढ़ लिया है। मैला आंचल को थोड़ा माहौल को ठंडा करें। नेहा, प्रियंका, अनामिका, विशाल, रिंकी, अनुज, किस किसने पढ़ लिया मैला आंचल? कोई ऐसा भी है जिसने ना पढ़ा हो अभी तक? बताएं, कोई ऐसा जिसने अभी तक ना पढ़ा हो? तो मैला आंचल को पढ़ के आपको कैसा लगा कि बहुत ही सशक्तिकरण हो रहा है नारियों का, नारी एकदम बहुत ही सशक्त है, या किस तरीके के लेवल की है, क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी के घर में लड़का और लड़की है तो ये ऐसा सोचा जाता है कि उसके स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, लड़के की स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्चा कर दिया जाए, लड़की के पे ना किया जाए, है, लड़की के पे ना किया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाँ, दयनीय स्थिति ही बताते हैं, कहीं पर डायरेक्ट और कहीं पर इनडायरेक्ट। बिल्कुल, सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं तरुण, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर लड़कियों को कि लड़की की जात है, लड़की की जात है, दवा दारू के बिना ही ठीक हो जाए, वही स्थिति यहाँ पर किसी के घर में लड़का और लड़की है, लड़का और लड़की दोनों है, तो लिख दिया आर्थिक स्थिति। यदि किसी के घर में निम्न स्थिति बताया गया, यदि किसी के घर में लड़की और लड़का दोनों है और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो लड़के के ऊपर तो नहीं है, जो पैसा है उसे लड़के के
ऊपर खर्च किया जाता है, न कि लड़की के, क्योंकि लड़की को यहाँ के समाज में जिम्मेदारी एवं लड़के को पूंजी माना जा। लड़का क्या है? लड़का एसेट है। क्या है? लड़का एसेट है। और लड़की क्या है? लड़की यहाँ पर एक तरीके से, लड़की यहाँ पर क्या है? एक तरीके से लाइबिलिटी है। लड़का कमाएगा, लड़का बुढ़ापे में मदद करेगा और लड़की दूसरे घर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की मानसिकता यहाँ पर हो जाती है। ओके, लिखिए आगे। लड़के और लड़की के बीच इस अंतर को एक प्रसंग के माध्यम से समझा जा सकता है। किस प्रसंग के माध्यम से समझा जा सकता है? यहाँ पर आप देख लेंगे। लड़की के बीमार होने पर पिता डॉक्टर से कहता है कि लड़की की जात है, हुजूर देख लीजिए, बिना दवा दारू के ही ठीक हो जाएगी, जाए तो। ठीक है, बिना दवा दारू के ठीक हो जाए। ठीक है, इस पर डॉक्टर प्रशांत ये सोचते हैं कि लड़की की जात बिना दवा दारू के ठीक हो जाती है, पर इसमें इस बेचारे बूढ़े का क्या दोष? इस सभ्य कहे जाने वाले समाज में, इस सभ्य, समझ में आ रही चीजें? दारू कौन देता है? दारू का मतलब होता है
दवा के साथ दारू ऐसे ही शब्द किया जाता है, दारू का मतलब वो शराब नहीं होता है, ठीक है, दवा दारू करा दो इसका, यानी कि दारू के साथ ऐसे यूज किया जाता है। इस सभ्य कहे जाने वाले समाज में, ठीक है, लिखे जाने वाले समाज में लड़कियां बला की पैदाइश समझी जाती है। लड़कियां क्या समझी जाती हैं? बला की पैदाइश समझी जाती है, ठीक है। इस सभ्य कहे जाने वाले समाज में ऐसा लगता है कि लड़कियों को कुछ नहीं होगा, मरती भी नहीं है लड़कियां, ऐसा लगता है लोगों को कि देखो कैसे होता है, हमारा माइंडसेट ऐसा है। हमारा माइंडसेट कैसे होता है, अगर कोई लड़का मतलब छोटा बच्चा छत से गिरा और अगर कोई लड़की छत से गिरी तो लोगों का समझने और सोचने का तरीका, भाई है तो दोनों मनुष्य जात ही ना, उसमें लिंग का क्या मतलब है कि लड़का है कि लड़की है, पर नहीं, उनको तो यही मतलब होता है। तो कहते हैं कि क्या हुआ, गिर गई क्या छत से, अरे 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 क्या हुआ फिर, कि कुछ नहीं हुआ, बच गई। हाँ वही तो, कोई लड़का होता तो मर जाता, लड़की है तो बच गई, ठीक है, लड़की है तो बच गई। ये हमारी एक मानसिकता है, ये हमारा माइंडसेट है, और वही माइंडसेट मैला आंचल में भी दिखाया गया है। मैला आंचल में जो लड़कियां हैं वो इसी तरीके से बेचारी रह रही है वहां उस समाज में, उस समाज का अभिन्न अंग है कि तुम जो है किसी तरीके का, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा। लड़की की जात बिना दवा दारू के ठीक हो जाती है, परंतु इसमें इस बेचारे बूढ़े का क्या दोष, क्योंकि बूढ़ा तो ठीक है, बूढ़े का क्या दोष है इसमें, पूरा का पूरा समाज ही ऐसा है, ठीक है, पूरा का पूरा समाज ही ऐसा है ना, पूरी पूरी सोसाइटी ही ऐसी है कि लड़की, अब आप देख रहे हैं किसी घर में लड़का और लड़की दोनों पैदा हुए, लड़का 1 साल बड़ा है और लड़की छोटी है 1 साल, तो लड़की को, अब तो हालांकि चीजें बदल रही है, सिनेरियो पूरा बदल गया इंडियन सोसाइटी में कि कोई मतभेद नहीं किया था। हमारे बीच में कोई परवरिश में कोई दिक्कत, कोई मतभेद नहीं हुआ, मतलब मेरे भाई को मुझसे कम ही चीजें मिली, मुझे ज्यादा, ठीक है। तो कभी ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करा गया कि तुम लड़की, हमें कभी बताया ही नहीं गया कि तुम लड़की हो या लड़का है, लाइक ऐसे हुआ नहीं, चीजें बदल रही हैं। परंतु आज भी कई घरों में ऐसे होता है कि लड़कियों को पीछे से खाना दिया जाता है बाद में, कि रुक जा, पहले भाई को खाने दे, दादाजी को खाने दे, पिताजी को खाने दे, भाई को खाने दे। चलो दादाजी पिताजी का समझ आया कि आप संस्कार दिखा रहे हो, दादाजी को दवा खानी है, वो आराम से खा के फिर सोएंगे खाना। पर लड़कियों में यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं, है ना, अभी जो छोटे बच्चे हैं, दोनों भाई बहन सेम है, साथ के हैं, उनको भी ऐसे किया जाता है, तो अंतर आता है, बच्चियों के मन में एक अंतर आता है। उसके बाद वो थोड़ी बड़ी हो गई तो ऐसे देखते हैं, ए भाई कितनी बड़ी हो गई तुम्हारी लड़की, बता ब्याह लायक हो गई, ये तो मतलब 8वीं में पढ़ रही है लड़की, ब्याह लायक हो गई, है ना, तो कुर्ता उसे पहनाना शुरू कर देंगे, एकदम उसे बड़ा उसका बाल बांधना शुरू कर देंगे, उसके बाल बढ़ा देंगे, उसके मतलब ऐसा सा कर देंगे उसे कि तुम जो है उसे तैयार किया जा रहा है वैसे कि तुम बस ब्याह के लिए पैदा हुई हो धरती पे, मतलब औरतों को वैसा ही समझा जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ अभी भी होता है पर काफी कम हुआ है, अभी ये चीजें काफी कम हुई है, ठीक है, काफी कम हुई है ये। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, पर है अभी भी लड़कियों को ऐसा समझा जाता है। हमारे यहाँ पर एक भाई और बहन है, दोनों सेम ही एज के हैं, वो लड़की इतनी बड़ी होगी, मैं खुद गई, ऐसा उसको बड़ी, लिटरली बड़ी लग रही थी वो, और भाई बड़ा है, भाई 2 साल बड़ा है शायद, भाई छोटा, क्योंकि उसको वैसे ही कलपते होंगे ना उसको, नहीं कि तुम कुछ खाओ बेटा, बड़े हो जाओ, तुम कितने पतले होते जा रहे हो, और उसको फिर बोला जाता है ना कि लगने वाले को तो राख की चुटकी भी लग जाती है, नहीं तो उसको कुछ खिला भी नहीं रहे, फिर भी वो चीजें बड़ी हो रही है। हाँ ऐसा होता है तरुण, बिल्कुल आपका मानना है, मेरा भी ये अनुभव कहता है, थोड़ी कमजोर होती हैं फिजिकल रूप से, लड़कियां थोड़ी कमजोर होती हैं, पर अब चीजें बदल रही हैं। अब आप वो जो उधर है दंगल वाली जो बहनें हैं उनसे, वो भी तो लड़कियां है ना, है ना, मैरी कॉम वो भी लड़की है,
तो अगर अपने आप को उस तरीके से ट्रेंड किया जाए, प्रशिक्षण किया जाए, तो ऊपर से वो हमने किया है, भौतिक रूप से जो कमजोरी उनके अंदर आई है वो हमने की है। बचपन से पैदा होते ही भाई के संरक्षण में रखा, पिताजी के संरक्षण में रखा, पति के संरक्षण में, पुत्रों के संरक्षण में, तो वो चीजें बुद्धा कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं, तो वो चीजें आई। अदरवाइज आप दंगल जो गर्ल्स हैं, वो लड़कियां हरियाणा की फोगाट सिस्टर्स, वो पछाड़ती हैं लड़कों को, तो कहाँ फिर ये तो नहीं हुआ ना सार्वभौमिक सत्य, है ना, नहीं हुआ सार्वभौमिक सत्य। पर हाँ, मेंटली लड़कियां बहुत स्ट्रोंग होती हैं, है ना। अगर बात करी जाए, जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो ऐसा माना जाता है कि शरीर में जितना कुछ 100 हड्डियों को प्लस 100 प्लस हड्डियों को टूटने पर जितना दर्द होता है, उतना दर्द एक बच्चे को जन्म देने के समय होता है महिला को, और वो जन्म वो उस समय सहती है। हर महीने जो मंथली साइकिल होती है पीरियड्स की, उस समय बहुत दर्द होता है, उस दर्द को वो सहती है। तो दर्द सहने की जो क्षमता है वो काफी स्ट्रोंग होती है, ऐसा नहीं है, पर हाँ ऐसा देखा जाता है शारीरिक तौर पर। अगर पर वो हम ट्रेंड नहीं होते हैं एक्चुअली, है ना, इसलिए कहा जा सकता है कि कमजोर होती है। ठीक है, बिल्कुल। स्पोर्ट्स वगैरह में जब से लड़कियां आई हैं तब से देखा यह जा रहा है कि हरियाणा में जब इस बार का सेक्स रेशो आएगा तो वहां पर देखा यह जाएगा कि लड़कियों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि एक को देख के दूसरा फिर बढ़ता है आगे की तरफ। ठीक है, हाँ कुछ है, कितनी हड्डियां आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट 100 प्लस कुछ हड्डियों की बात होती है। इतनी हड्डियां टूटने पर जितना दर्द होगा, सोचो एक हड्डी टूटने में बहुत दर्द होता है, तो पीड़ा उड़ा सहने में या इस तरीके की चीजों में यहाँ पर आने वाले 10-20 साल में चीजें बदलेंगी, कोई बात नहीं। तो मैला आंचल तो काफी पुराना है, मैला आंचल जो है पुराना उपन्यास है, तो हम इसकी तरह ही इसे पढ़ेंगे, हम इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि यहाँ पर चीजें बदल गई हैं। ओके, जी लिखिए इसमें, मैला आंचल में सामाजिक पक्ष के अंतर्गत कई प्रकार की सामाजिक मान्यताओं को माना गया है, जिसमें महिलाओं के ऊपर सदैव एक नियंत्रण होना चाहिए, सदैव एक नियंत्रण नहीं, करंट के नहीं करेंगे, 1950s का ये उपन्यास है, तभी उस दशक की ही बातों को हम मानेंगे। ठीक है, अगर इसका कहे कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसका क्या वो है, तो नई चीजों को लाएंगे। विशाल, आर यू इन क्लास? समझ में आ रही है चीजें? एक बार बताना। जिसमें महिलाओं के ऊपर सदैव एक नियंत्रण बनाए रखने की मान्यता, नियंत्रण बनाए रखने की मान्यता पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि हमेशा कंट्रोल होना चाहिए महिलाओं पर। क्या होना चाहिए? एक कंट्रोल होना चाहिए। इस चीज को बहुत मतलब बहुत शौक के साथ कहा जाता है
कि दबा के रखो, पैर की जूती है, ये सब चीजें अभी बदल रही हैं। पर कंट्रोल, कि कहीं हाथ से ना निकल जाए, कांच की पता नहीं कौन सी वो दी जाती है उपाधि, महिलाओं की इज्जत कांच के जैसी है, एक बार टूट गई तो वापस नहीं आएगी। पुरुषों की इज्जत कांच के जैसी नहीं है ना? क्या है यहाँ पर? ओके, थैंक यू सो मच। बुरा लगा हो तो विशाल आप बताना मेल कर देना, कल देती हूँ आपको, है ना, पक्का से देती हूँ। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपको एक साथ में पढ़ना होगा, रिदम बनी रहती है, दैट्स वाई आज मैं दिव्या का आपको संवेदना और वो शिल्प वाला आज शाम तक कर दूंगी। ठीक है, बुरा मत माना करे कृपया, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें होती है मेरे साथ। तो अभी जब मैं क्लास में आई तो कई चीजों को शॉर्ट आउट करके आई थी, तो थोड़ा सा हो जाता है कई बार, बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है वो। मेरे मन में किसी के भी लिए कोई इस तरीके का ख्यालात नहीं है कि मैं किसी को डांटूं या कुछ करूं, माफी चाहती हूँ आपसे। ओके, बुरा लगा होगा आपको। चलिए, तो यहाँ पर बनाए रखने की मान्यता पर सबसे ज्यादा जोर देता है, यानी कि महिलाओं को होल्ड करके रखो, ऐसा यहाँ पर इस उपन्यास में बताया गया है। सामाजिक मान्यताएं चेंज हो रही हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसको उसको नारी नारी को मैला आंचल में एक विश्वसनीय पात्र नहीं माना गया, यानी कि इस पे भरोसा मत करो। विश्वसनीय पात्र नहीं माना गया तथा उसे परतंत्र यानी कि गुलाम टाइप का माना गया है। ठीक है, उसे क्या माना गया है? उसको क्या माना गया है? ये माना गया है परतंत्र है, गुलाम है। तो यहाँ पर और मतलब एक नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश की जाती है, हर जगह कहा यह जाता है कि युद्ध और पता नहीं क्या कहा जाता है, नहीं वो अलग है, प्यार और युद्ध में सब जायज है, ऐसा कहा जाता है महिलाओं के लिए। हाँ, कि महिलाओं के लिए और जोरू और जमीन के लिए बहुत झगड़े इस देश में हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि नारी को विश्वसनीय पात्र नहीं माना गया और तथा इसे नियंत्रण में रखना ही शास्त्रों का मूल बताया गया है। अपने आप बता देते हैं, किसी शास्त्र में ये सब नहीं लिखा है। ठीक है, ठीक। अभी जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो काफी हद तक चीजों को समझती है ना। एक शास्त्र के अकॉर्डिंग, शास्त्र को ऐसे लिखा गया है यहाँ पर, ऐसे शास्त्र के अनुसार, यहाँ पर इसमें लिखा गया है, इसको भी वैसे ही लिख लेना। शास्त्र के, हाँ बिल्कुल, जर जोरू जमीन, ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, क्या है? जर जोरू और जमीन, बिल्कुल। जर क्या होता है, किसी को समझ आता है ये? बताएं, शास्त्र में क्या कहा गया है इसमें? शास्त्र में कहा गया है कि जोरू जमीन, जोर का, जोरू और जमीन किसका है? जोर का है। मतलब मानसिकता देख लो, जो वो आप कह रहे हैं जर, वो क्या होता है? जर बताएं किसको कहा जाता है? जर बताएं किसको कहा जाता है? जोर, जर जोरू जमीन, बिल्कुल बताओ जल्दी से। जर, जोरू और जमीन, इन तीन चीजों को बोला जाता है। तो कहा यह जाता है कि सारे जितने भी लड़ाइयां हुई हैं लगाकर महाभारत से, है सब औरत के ही चक्कर में हुई है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जोरू जमीन, जोर का, नहीं तो किसी और का, है ना, नहीं तो किसी और का, यहाँ पर ये कहा गया है, नहीं तो आप इसे अपने आंसर में टैग कर सकते हैं, यानी पूंजी को, संपत्ति को।
बिल्कुल सही। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जर का मतलब होता है पूंजी, बिल्कुल, सोना वगैरह, संपत्ति वगैरह। तो खैर इसमें जोर जर तो नहीं है, तो जोरू जमीन जोर का, यानी कि पत्नी और जमीन, जिसके पास जोर है, यानी कि जिसके पास पावर है, जो शक्तिशाली है, उसी के है, नहीं तो कोई और ले जाएगा छीन के, पत्नी को भी ले जाएगा और जमीन को भी ले जाएगा, हड़प लेगा। तो यहाँ पर इस शास्त्र में ऐसा कहा गया है, मैला आंचल में ऐसा पढ़ाया गया है। तो ये देखिए कैसा है, बताएं यहाँ पर कैसा है, बताइए। ठीक है जी, लिखे। लिख लिया। जी, लिखेंगे इसमें कि कई नारीवादी चिंतकों, कई नारीवादी यानी कि जो फेमिनिस्ट होती हैं, नारीवादी चिंतकों ने मैला आंचल में, मैला आंचल में अभिव्यक्त अभिव्यक्त नारी की स्थिति के बारे में, नारी की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए, चिंता जाहिर करते हुए इस पर बल दिया है, इस पर बल देते हुए कहा है कि कोई भी दिक्कत हो समाज में, युद्ध हो, बारिश हो, बाढ़ आ जाए, भूखमरी आ जाए, आक्रमण हो जाए, सबसे ज्यादा जो संवेदनशील वर्ग है वो है नारियों का। तो यही कहा है इन्होंने, यहां पर इन्होंने यही कहा है कि महिलाएं वैसे तो है ही, जो भी है, उनके जो रेप हो जाते हैं, उनको जो शारीरिक कष्ट सहने पड़ते हैं, युद्ध हुआ, सोना चांदी तो ले गए लूट के, मन बहलाने के लिए नारियों को भी ले गए लूट के, भूखमरी हुई, नारियों को बोला तुम कहीं चली जाओ, अपना शरीर बेच के खाना ले आना। किसी के बच्चे नहीं है तो ले गए पकड़ के कि बच्चे ही पैदा कर दो, हमारा वंश ही चला दो। किसी के बच्चे हैं, दूध नहीं उतारा, चलो हमारे बच्चे को दूध ही पिला दो। हर जगह। तो यहां पर चिंता जाहिर करते हो, आपस में बातें मत करो अब थोड़ी देर, ये चिंता जाहिर करते हुए, इस पर बल देते हुए कहा है कि समाज में किसी भी विपरीत स्थिति, किसी भी विपरीत स्थिति में महिलाओं के ऊपर, महिलाओं को सबसे अधिक संवेदनशील बताया गया है, क्योंकि इनके ऊपर सबसे पहले खतरा मंडराता है। अब मैला आंचल उपन्यास में संथालों का प्रसंग आपने पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा है कि नहीं? मैला आंचल उपन्यास में संथालों का प्रसंग आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बताएं, बताएं। मैला आंचल उपन्यास में
आपने वो उनका नाम सुना है, फूलन देवी का? फूलन देवी का नाम सुना है आपने? किस किस ने सुना है, एक बार बताना। मैला आंचल उपन्यास में गांव के लोगों एवं संथाल, कौन होते हैं संथाल, कहाँ की जनजाति है बताना, संथालों के बीच संघर्ष में ये सोचा जा रहा है, ये समझा जा रहा है, संघर्ष में गांव वालों के लिए ये आवश्यक है, ये अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है कि संथाल महिलाओं का, संथाल महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। मतलब जो है सो है। इसे देखने पर यह प्रतीत होता है कि जो सामाजिक दिक्कतें हैं वो तो अपनी जगह है ही, परंतु शारीरिक शोषण यहाँ महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना भी दे रहा है। जी, सुना है, नाम सुना है। चलो पिछली स्लाइड कर देते हैं बैक। देखो भाई, फूलन देवी एक महिला थी, प्यारी सी बच्ची थी, छोटी। एक मूवी है बैंडिट क्वीन के नाम से, देखना कभी। उसमें वो जो सीमा विश्वास है, उन्होंने रोल किया है उनका। आपको पता है कि एमपी बनी थी वो, आत्मसमर्पण किया था उन्होंने। असल में हम केवल उन चीजों को देखते हैं कि उन्होंने एक गांव में जाकर के 10-12 राजपूतों को मार दिया, दंदना के। क्यों मारा? फूलन देवी एक छोटी बच्ची थी, थोड़ी ही उम्र की थी, एक 30-40 साल के आदमी के साथ उनकी शादी कर, घर का काम करती, पूरा करती, उनकी सेक्सुअल इच्छाओं को पूरा करती। उस बंदी को छोटी उम्र में ये नहीं पता है कि शादी क्यों होती है। अभी मानसिक रूप से मैच्योर नहीं, शारीरिक रूप से मैच्योर नहीं, उस अवस्था में एक इतने बड़े आदमी, अंडरस्टैंडिंग छोड़ो, कोई बात करने को तैयार नहीं है, सिर्फ डिजायर पूरी होनी चाहिए। इतना परेशान फूलन देवी एक दिन अपने घर चली आई। मारती है बाद में अपने पति को। उनकी मनोदशा वो समझ सकती है ना। फिर एक बार डकैत, फिर वो डकैत क्यों बनी, मतलब उसके पीछे भी इतिहास है ना। चंबल में रहती थी, बंदूक उठा चलती थी, आओ तो अपनी सेना बना ली पूरी। गलत कर रही थी, नो डाउट, पर उनकी जो परिस्थिति थी उसको हम कैसे जज करें। गलत कर रही थी, शासन के खिलाफ थी, सारी चीजें थी। उसके बाद में एक बार वो जो जिन राजपूतों को मारी थी, जिन लोगों को मारी थी, पूरे गांव, पहले उसका रेप किए, पूरे गांव में उसको नंगा घुमाया,
यहाँ से पानी भरो, वहां जाओ। आदमी जब बिना कपड़े के होता है ना, तो उसका बिना कपड़ों के होना सामाजिक रूप से, अकेले में तो आदमी अपने से कैसी लिहाज, अपने आप तो होता ही है। अब जैसे रणवीर की उस फोटो को इतना बोल्ड क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि नग्न अवस्था में आना हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि वो अलग बात है, न्यूडिटी के लिए क्या कानून है, उसने क्या तोड़ा, वो अलग की मुद्दा है, पर उसको काफी बोल्ड बताया जा रहा है। अभी देखी होगी ना रणवीर कपूर की फोटो, देखिए किस किसने देखी है। तो उस कपड़े उतारना किसी के न केवल एक फिजिकल पर्दा रहित होना है, मानसिक स्तर पर सोच के देखिए। पहले किसी को दंड दिया करते थे तो उसके बाल कटवा के उसे घोड़े पे से गधे पे बैठा के घुमा दिया करते थे, जूतों की माला पहना के। और यहां पर एक लड़की को बिना कपड़ों के पूरी जगह पर, आप सोच के देखिए, लड़की हो या लड़का, किसी को भी कैसा ही लग जाएगा, कैसा ही लगेगा। उसके बाद में वो जो है उसको मारती है ना, सारे लोगों को मारती है, डाकू बनती है, बहुत दिनों तक जंगलों में रहती है, पकड़ नहीं पाया कोई। उसके बाद आत्मसमर्पण के लिए कहा, फिर आत्मसमर्पण करती है, फिर राजनीति में भी आती है। ठीक है, तो बैंडेड क्वीन है, देखना आप कभी मौका मिले तो। चलो, तो यहाँ पर इस उपन्यास में गांव वाले और संथालों के बीच में कुछ क्लैशेस है। असल में आदिवासियों और गांव वालों के बीच में या शहर वालों के बीच में क्लैशेस होते ही हैं, क्योंकि जो आदिवासी हैं वो चाहते हैं कि हमारे जंगल बचे रहे। आम इशू बता रही हूँ। हाँ, मुंह काला करके, बिल्कुल। अच्छा, आपने देखी है विशाल? ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जंगलों से उन्हें प्रेम है, उनकी प्रकृति वही है, उनको उनका खाने पीने का साधन वही है, वो उसी के बीच पले बड़े हैं। अब उनके घर को कोई ले उनसे तो बंदूकें उठा लेते हैं लोग। तो संथाल एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। तो संथालों को आप देखेंगे, आदिवासी महिलाओं का रेशियो देखना, जब आप वो पढ़ोगे ना, सेक्स रेशियो, मेल फीमेल रेशियो, आप अपर कास्ट में देखना रेशियो कम है और आदिवासियों में ज्यादा है। बताइए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये जरूरी है कि गांव में जो विवाद हुआ संथालों के साथ, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। उनकी जो महिलाएं हैं, उनका उनको रेप करना है, उनको क्या करना है, उनका बलात्कार होना अति आवश्यक है गांव वाले लोगों के लिए। ये स्थिति है। ठीक है, यहां पर उनका बलात्कार होना चाहिए। तो यहां पर ये क्या है कि एक तरीके से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना उन महिलाओं को देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चल, लिख लिया? ये वाला पॉइंट भी लिख लो। चले, इसमें एक टर्म ऐड कर लेना, महिलाओं का सामूहिक बलात्कार की बात हो रही। सामूहिक, महिलाओं का सामूहिक बलात्कार की बात हो रही है ये। ठीक है,
नेक्स्ट, इस प्रसंग को फणीश्वर नाथ रेणु बेहद बेहद प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, आजादी है भाई, आजादी है, जो मिले उसकी इज्जत लूटो, बूढ़ी बच्ची जवान, चाहे फांसी हो, काला पानी, कुछ भी हो जाए, क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है जी। लिखे यहां पर, आजादी है, आजादी है, लिखे, आजादी है, जो जी में आए करो, गांव के लोग हैं, आजादी है, जो जी यानी कि मन में आए वो करो, सामूहिक बलात्कार करो, एक एक का करो, दो का करो, जो करे करो, बूढ़ी जवान बच्ची, बूढ़ी औरत हो या जवान हो या बच्ची, जो मिले, यानी कि केवल वो क्या होनी चाहिए, केवल वो एक नारी होनी चाहिए, उसकी क्या उम्र है कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, महिला होनी चाहिए बस। आजादी है, क्या है, आजादी है, फांसी हो या काला पानी समझते हैं, पहले काला पानी सजा हुआ करती थी, फांसी हो या काला पानी, छोड़ो मत। आजादी है तुम्हें, तुम फ्री हो, एक स्वतंत्र देश में है, स्वतंत्रता मिल रही है। संथालों की औरतों को पकड़ करके बूढ़ी जवान बच्ची बलात्कार करो, फिर चाहे जो सजा मिले, फांसी मिलेगी, काला पानी की सजा हो जाएगी, अंडमान भेज देंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देखो डन, डन, ओके। चलिए, मेरीगंज में जाति व्यवस्था किसी भी गांव में, भारत के किसी भी गांव में जाति को एक मुख्य धुरी के रूप में जाना जाता,
जाति को पृथक्करण के एक मुख्य धुरी के रूप में जाना जाता है। सामान्य तौर पर जाति के आधार पर कुछ न कुछ नए झगड़े यहाँ प्रतिदिन होते ही रहते हैं। 3 जातियां हैं यहाँ मुख्य तौर पर। 3 जातियों में दर जो गांव जो है जन्मे जी मैंने बताया था आपको परसों भी, और इसके लिए मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ कि अमन सर की क्लास को जल्दी ही शुरू किया जाए। ठीक है, अब वो शुरू से पढ़ाएंगे, अब बीच में से ये थोड़ा देखने वाली बात है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट मंडे तक हम उनकी क्लास को शुरू करा देंगे। ठीक है, लोगों के अंदर यही चीज क्यों रहती है पता नहीं, सब सुखों की प्राप्ति यहीं से होती है, पता नहीं ऐसा क्यों। ठीक है, चलिए, कुछ ना कुछ झगड़े वगैरह यहाँ पर होते ही रहते हैं। गांव में 3 प्रमुख दल है, कायस्थ है, राजपूत है और यादव है। कायस्थ आप समझते होंगे कौन होते हैं, कौन है हमारे यहाँ कायस्थ। अब जाति के आधार पर मेरीगंज का समाज मुख्य 3 दलों में बटा हुआ है। यादव, राजपूत और सॉरी यादव नहीं है, ब्राह्मण होंगे ना। ब्राह्मण, यादव ही होंगे, यादव। हालांकि ब्राह्मणों की शक्ति भी यहाँ पर है। कायस्थ होते हैं जैसे श्रीवास्तव है, सक्सेना है। नहीं नहीं, कोई डर नहीं हुआ है, कोई डरना नहीं है आपको, डरना नहीं है। आप अपनी बातों को पूछ सकते हैं, वो कभी कभी होता है, कौन उसका वो बन जाए, किसके ऊपर ठीकरा फूट जाए, वो मैटर करता है। मैं ऐसे गुस्सा नहीं होती अपनी पर्सनल लाइफ में, है ना। वो कभी कभी का है, जिसको ऐसा लगा हो उससे मैं पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे माफी चाहती हूँ। ठीक है। हाँ, श्रीवास्तव यहाँ पर कायस्थ होते हैं, बिल्कुल। श्रीवास्तव होते हैं, सक्सेना होते हैं, सब कायस्थ होते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी में ही आते हैं। यहाँ पर क्या है, मुख्य 3 दलों में, हालांकि ब्राह्मण भी है यहाँ पर, ब्राह्मण भी मुख्य शक्ति के रूप में कार्य करते हैं, है ना। इसमें लिख लिया। लिखे इसमें। मेरीगंज में ब्राह्मण भी मौजूद हैं तथा ये सभी न केवल
शक्ति संतुलन का कार्य करते हैं, बल्कि साथ साथ एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। क्योंकि इन सभी में एक दूसरे से सर्वोच्च होने की स्थिति का भ्रम मौजूद है। मैं सुपीरियर हूं, मैं सुपीरियर हूं, मैं सुपीरियर हूं, है ना, मैं सुपीरियर हूं, ठीक है, ओके। हाँ, ब्राह्मण भी हैं इसमें। मेरीगंज में ब्राह्मण भी मौजूद हैं और सभी एक दूसरे से खुन्नस खाते हैं, लिटरली मतलब डरते हैं, डरते नहीं, सभी एक दूसरे से नफरत करते हैं, हेट करते हैं। मैं बेहतर, वो बेहतर, वो मुझसे नीचे है, मतलब आपस में इतना ज्यादा होता है कि मैं भी राजपूत, सामने वाला भी राजपूत, मैं भी ब्राह्मण, सामने वाला ब्राह्मण, बट मैं अपर कास्ट, अपर किस्म का ब्राह्मण। एक बार मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, तो मैंने उससे पूछा कि पहले मुझे पता नहीं था कि पंजाबियों में बहुत सारी सरनेम होते हैं, वालिया, कालिया, कालरा, पता नहीं कितने सारे, खन्ना, मेहरा, मुझे नहीं पता था पंजाबी में बहुत सारे सरनेम होते हैं। तो मैं मतलब छोटे क्लास में हम पढ़ते थे शायद, हमारे यहाँ पे है नहीं, अपर कास्ट में जो है ऐसा पंजाबी वगैरह है नहीं, तो हम लोग तो अपनी में ही खुश मस्त। तो हमें तो यही लगा, वही जो इसमें है कि सभी हम ही सर्वश्रेष्ठ है एकदम से, ठीक है। तो अब हमने उनसे पूछा कि ये कौन होते हैं, हमें तो यही बताया था कि हम ही सबसे श्रेष्ठ है, राजपूत वंशावली पढ़ो, इसमें हम ही सबसे ऊपर में है। तो ये भ्रम मेरा उस दिन दूर हुआ। हमने पूछा कि आप लोग कौन होते हैं, मतलब क्या है ना, क्योंकि बचपन में सिखाया जाता था कि इनसे ही दोस्ती करनी है, उन्हीं के साथ बैठना है, किसी सिखाया जाता था ऐसा। तो अब हुआ क्या कि हम, वो बोली कि हम भारत देश में जो सबसे सुपीरियर जाति होती है तो वो वालिया होती है। तो पूछे अपने ताऊ जी से, वालिया हम तो है नहीं, वालिया तो हम तो लोएस्ट हो गए, फिर लोअर हो गए हम तो हमने कहा कि, तो ताऊ जी ने बोला कौन है वालिया? हमने, हमारी क्लास में एक लड़की है और वो सबसे बड़ी जाति की है देश में, और आप लोग क्या कर रहे हो इतने दिन तक, बड़ी जाति नहीं हुई। बोले अरे पागल बना गई तुम्हारा, तो किस उससे है? तो बोले कौन होते हैं ये सब? हमने पता नहीं, फिर कोई जानकार बैठे थे उनके पास, तो वो बताए कि पंजाबी होते हैं। हमने कहा पंजाबी ही है। फिर पता चला कि बेवकूफ बना गई मेरा, कोई सब अपने आप को ऐसे समझते हैं। अब उनमें भी जो कालरा है, एक बार एक थी कालरा भी, वो कहे मैं सबसे बड़ी, वो कहे मैं सबसे बड़ी। खन्ना भी होते हैं, मेहरा भी होते हैं, बहुत लोग होते हैं, है ना। जी विक्रम सिंह जी, यहाँ पे भी जातिवाद है। तो ये ये जो है, तो ऐसा ही सिखाया जाता है ना सभी। मैं जाति व्यवस्था में मैं बिलीव नहीं करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यही भ्रम है सबके अंदर, मैं बड़ा, वो सब लड़ लो सब लोग, कोई नहीं बड़ा निकलेगा फिर। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई। हाँ, ये जो बोल रहे हैं 52 रूपी 56 रूपी, हम उसके जमदाग्नि के वंशज हैं। मेरा एक फ्रेंड था, जमदाग्नि के वंशज हैं। तो क्या करें? एक कहे मैं परशुराम ऋषि, हमने कहा तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? ऐसा भी तो होता है ना कि गुस्से पे तो सिर्फ कुछ ही लोगों का अधिकार है ना, ऐसा माना जाता था। अब तो मतलब जब आप बहुत ज्यादा मतलब
बहुत चीजों को देख लेंगे ना, अपने लेवल पे रियलाइज कर लेंगे, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब मोह माया है, कुछ नहीं है ये सब। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, अच्छा लगता है कोई किसी कम्युनिटी में, उसे अगर अच्छा लग रहा है तो लगने दो, है ना, पर कोई भी कम ज्यादा कोई नहीं है, सब बराबर। आपको ये चीजें रिफ्लेक्ट ही नहीं करनी है। जब आप एक आध बार किसी मोक वगैरह में जाएंगे तो अगर आप बायस है अंदर से कि आई एम द, वो आपको वहीं पे निचोड़ देंगे। और जब रियल इंटरव्यू में पहुंच गए तो उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है कि आप किस कम्युनिटी से हो, आप वहां पर एक कैंडिडेट हो, जस्ट इनफ फॉर देम। वहां पे आपको ये बताना ही नहीं है। इसीलिए मेरे घर में सब लोग सरनेम में राजपूत लगाते हैं ज्यादातर, हम नहीं लगाते। तो वो चीजें आगे जाती है ना फिर, तो आप बहुत मतलब वो सबका अपना अपना पर्सनल है कि किसको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, वो सबका व्यक्तिगत है। पर अगर आप सिविल सर्विसेज वगैरह में जा रहे हैं या किसी में जा रहे हैं तो कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, जिला में सब कोई रहता है, आप वहां पे बायस हो जाएंगे, है ना। क्यों आया फोर्थ पेपर, क्यों आया, इन्हीं सब मानसिकताओं को खत्म करने के लिए आया पेपर 4 एथिक्स का पेपर, इसीलिए आया। ठीक है, इसीलिए आया। तो यहाँ पर यही सारी चीजें हैं। तो आधे लोग हैं कि हाँ हमने बनाई है, डेफिनेटली हमने बनाई है, ये सारी कास्ट हमने बनाई, इसको कोई बनाने नहीं आया, सब कोई। जब आप कबीर को पढ़ेंगे तो कबीर को पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा। जे तू बामन बमनी जाया, यानी कि अगर तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणी के यहाँ से पैदा हुए हो, सबको सब पे कटाक्ष किया है। सामाजिक विद्रूपताओं पर कबीर से ज्यादा कटाक्षी कोई देखा नहीं मैंने, मतलब जितना मैंने पढ़ा। ठीक है, मुस्लिम धर्म को भी कटाक्ष करते हैं कि अगर तुम मतलब पहले तो काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए चुनाए, सारी कंकर पत्थर जोड़ के क्या कर लिया, मस्जिद चुना ली। ते चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या मेरा हुआ खुदाए, उस पे भी ऊपर चढ़ जाते हैं और बाग देते हैं अल्लाह अकबर। तो क्या दिक्कत है, क्या सुनाई नहीं देता, इतना ऊपर चढ़ गए हो। जे तू बामन बमनी जाया, तो बान गाटते तू क्यों नहीं आया। यानी कि अगर तुम ब्राह्मण के यहाँ पर जो है जन्म ले रहे हो, तो किसी अन्य स्थान से बोर्न करना चाहिए था। वाई आर यू कमिंग एट द सेम प्लेस, राइट। तो यानी कि तुम क्यों एक ही जगह से, चाहे हिंदू हो कोई मुस्लिम हो, सारी प्रोसेस वही है ना। तो जब आप उनको पढ़ोगे तो थोड़ा पता चलेगा आपको। ठीक है जी, विशाल पटेल जी ये लगाती हूँ। ओके डन, ये चीजें आ गई आप लोगों को। तो इसलिए आपको भी अपनी जो मानसिकता है उसमें इस तरीके के किसी भी धार, वैसे आपका भाई अपना है, पर मैं कहूंगी कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखें अपनी सोच को, जाति धर्म और इन सब चीजों से ऊपर उठ जाइए। आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होती हैं वो चीजें। अगर आप बायस है ना, मैं हमेशा कहती हूँ आपका आंसर इट इज योर एडमिट कार्ड, वहां पर आपका कुछ भी लिखा नहीं है कि आप कौन हो, ये प्लेन है ना, ये प्लेन है, इस पे आपको कोई नाम लिखने की कोई अनुमति नहीं है, आपका सिर्फ रोल नंबर जा रहा है। तो ये आपका आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र। इस कॉपी में जो चीजें लिखी है वो कितनी संतुलित लिखी है, कितनी बैलेंस लिखी है। ये आपका आइडेंटिटी कार्ड पहुंचा उनके पास, जिसमें उन्होंने आपको 250 में से, या अगर पीसीएस दे रहे हैं यूपी का तो 200 में से एक पेपर में कितने नंबर वो दे रहे हैं मैटर करता है। और ये मैटर इसके आधार पर करता है। आप इंटरव्यू में अपने आप को जस्टिफाई कर लोगे, आप कॉपी में 101% आपकी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। तो इसलिए वहां पर उपन्यास के बाद नाटक पढ़ लेंगे या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। आप लोग मेल वगैरह कर देना जो आपको पढ़ना। तो यहाँ पर एक दूसरे से सर्वोच्च होने की स्थिति का भ्रम इनके बीच में समाया है। लिखिए,
एक प्रसंग में मैला आंचल के एक प्रसंग में जोत की काका, थोड़ा थोड़ा आपको नाम वाम याद रखने होंगे। जोत की काका कहते हैं कि भाले भाले गटार उठाए रहते हैं लोग, तो यादव तो है। लिखिए यहाँ पर कि यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं। लिखिए, यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं, सोचते हैं वो, ऐसा है ना। ये राजपूतों के लिए, यानी कि राजपूत तो भाई क्षत्रिय हैं, उनके लिए तो डूब मरने जैसी बात है ये। ठीक है, राजपूतों के लिए डूब मरने की बात है। कि हमें आकर के कोई कैसे लाठा भाली दिखा देगा। चलो, यादवों तक भी एक बार, यादवों तक भी एक बार को, ठीक है, कायस्थों को सोचा समझा जाता है कि कायस्थ बस पढ़ने लिखने तक ही सीमित होते हैं, कायस्थ थोड़े कमजोर होते हैं शारीरिक तौर पर, ऐसा मानसिकता है, जैसा लड़कियों के बारे में है कि कमजोर होती। चलो, यादवों तक भी ठीक, एक बार को ठीक है, परंतु इन्हीं में कायस्थ भी है, इन्हीं में कायस्थ भी समाये हुए। हाउ डेयर दैम, कायस्थों की भी इतनी हिम्मत हो गई कि अब वो भी भाले लाठी बार बार चलाएंगे, हैं? कायस्थों मरा हुआ कायस्थ, यानी कि एकदम मरा हुआ होता है वो, तो मरा हुआ कायस्थ भी बिसाता है। लिखिए, नाटक तो ले ही आना नेहा, नाटक ले आना, ठीक है, नाटक वाली बुक ले आना, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए नगेंद्र ले आना, इफ यू वांट। ये कह रहा है कि हाउ डेयर देम, यादव तो चलो एक बार को ओके, हमारी क्लास में है वो यादव। ठीक है, इसलिए नहीं दिया हर्षित, क्योंकि मैं चेक नहीं कर पाई बच्चे, है ना। तो कायस्थ भी समाये हुए हैं इस टोले में, इस टोले में कायस्थों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो भी आकर हमें दांत दिखाएं, हैं? ठीक है, नोटेड। चलो, बाकी कल करेंगे, ओके। चलिए ठीक है, फिर यहाँ तक के कोई चीजें समझ में नहीं आई हो वो थोड़ा बताइए आप मुझे। यहाँ तक की कोई चीजें अगर आपको दिक्कत में है बता सकते हैं। बताएं। नाटक, चलिए,
अच्छा, शांत स्वभाव के हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, 11 एक साथ ले ली, बहुत बढ़िया विक्रम, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, राइट। चलिए, और जो किताबें नहीं है वो लेते रहना। बाकी एक दूसरे को दे भी दिया करो, अगर अगर मतलब ये हुआ करे ना कि भाई पीडीएफ वगैरह कहीं से मिले कुछ है तो ग्रुप ग्रुप में डाल लिया करो, दे दिया करो, एक दूसरे की मदद हो जाए, है ना। थोड़ा सा वो सब भी किया करें। विक्रम, हमने पढ़ लिया एक दुनिया समानांतर ना पिछले वाले बैच के साथ, तो जब हम आपके साथ कहानी शुरू करेंगे ना तो तब हम एक दुनिया समानांतर पढ़ लेंगे, ठीक है। एक दुनिया समानांतर हम तब पढ़ेंगे जब हम वापस से कहानी वाले राउंड पे आएंगे। कहानी में हमें प्रेमचंद जी की कहानी पढ़नी है और एक दुनिया समानांतर पढ़नी। हिंदी साहित्य के लिए चंद्रा, कौन से चंद्रा, कौन सी चंद्रा, बिसाता है यानी कि अब ये भी आंख दिखाता है टाइप का, ठीक है। अब इसके भी इतना ये हो गया है, ये भी अब बिसाएगा हमें, ठीक है। और कोई दिक्कत? वो बता देंगे आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ला, हाँ, यू कैन टेक दैट, यू कैन टेक रामचंद्र शुक्ला ले लीजिए, एक ही लेना, कोई भी, नगेंद्र ले लीजिए। नगेंद्र की थोड़ी सी राइटिंग टफ सी है ना। चलिए, तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।